सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना में हूँ और मैं एक बार फिर से आपको डॉक्टर सुमिता सोफत जी से मिलवा रहा हूँ, जिनका 29 सालों का एक्सपीरियंस है आईवीएफ का। यानी कि 29 इयर्स की इनकी जो है प्रैक्टिस हो चुकी है और पता नहीं कितने ही लोगों के घरों में आज आईवीएफ के सक्सेस के बाद उनका परिवार आज खुशी में है और उनका परिवार इस समय बहुत ज़्यादा खुश है एक नए फैमिली मेम्बर के आने की वजह से। आज हम मैम से बात करेंगे, कुछ सवाल भी रहेंगे और मैम ने जो 29 साल का ये अपनी जर्नी है उसके बारे में बताएंगे। मैम 29 इयर्स आपको हो गए इस मतलब फील्ड में और आईवीएफ में, कितने पेशेंट्स को आप मिले हो? मैम आज काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आज एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैंने आपकी लैब्स देखी हैं, बड़ी एडवांस लैब्स हैं। एक समय ऐसा था कि जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। उस एक्सपीरियंस को और आज के एक्सपीरियंस को कुछ शेयर करेंगे आप? बिल्कुल। देखो, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की आईवीएफ की तो कोई डेडिकेटेड आईवीएफ यूनिट्स नहीं होते थे। और जब सोचा कि आईवीएफ करना है तो सारे लोगों ने बहुत डिस्करेज किया मुझे कि क्यों कर रहे हो आप आईवीएफ। तो हमेशा से कुछ था कि नया करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बांझपन की समस्या इतनी कॉमन नहीं थी। अगर 100 कपल्स की मैरिज हुई है तो लगभग 5 कपल्स ऐसे होते थे कि जिनको प्रॉब्लम आए। तो सारे कहते हैं कि 95% पॉपुलेशन छोड़ के आप 5% पॉपुलेशन को क्यों कैटर करना चाहते हो। पर कुछ था कि नया और डिफरेंट होना चाहिए। सो काइंड ऑफ एक डेडिकेटेड आईवीएफ यूनिट बनाया और जितनी जितनी एडवांसमेंट्स आई, सारी एडवांसमेंट्स, मेरा ये एम रहा है हमेशा से कि पहले पंजाब स्टेट क्या लोग बाहर जाते थे, अब्रॉड जाते थे। अगर किसी को आईवीएफ का एडवाइस किया जाता था तो लोग आउट ऑफ इंडिया जाते थे। धीरे धीरे मेट्रो सिटीज में आईवीएफ आ गया, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली। तो किसी ने पंजाब से, J&K से अगर आईवीएफ कराने जाना होता था तो उसको दिल्ली जाना पड़ता था, बहुत कम्बरसम होता था। तो मेरा था कि हमेशा अवेयरनेस करनी आईवीएफ के बारे में और एक ऐसी जगह हर फैसिलिटी पेशेंट को अवेलेबल होनी चाहिए। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट्स आती गई वैसे वैसे मैंने सारा इक्विपमेंट अपने हॉस्पिटल में लगाया, न्यू टेक्निक्स और कितने इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्चेस प्रेजेंट की, पेपर्स लिखे कि क्या नई टेक्निक्स आ रही हैं। जब भी कोई नई चीज़ आनी उसको लेके आना, पेशेंट को एक्सप्लेन करना और अल्टीमेटली आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ाना। सो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि पेशेंट को हम कैसे कम्युनिकेट करें, कि पेशेंट को कैसे बताएं, क्योंकि पेशेंट्स के मन में बहुत वहम होते थे कि एक किसी को बेबी नहीं हो रहा, पहले तो वो बात नहीं करते थे इसके बारे में। और हस्बैंड की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई डिस्कस ही नहीं करता था। तो लोगों ने देसी दवाई लेनी, सब कुछ करे जाना और जो प्रेशियस ईयर्स है, बहुत कीमती वक्त है, वो गुजार देते थे ऐसे ही बाद में होना। तो मेरा हमेशा ये मकसद रहा है कि पेशेंट को अवेयर करना कि आईवीएफ है क्या और उसके अंदर कितनी सारी मिथ्स अटैच्ड है। आज की डेट में भी पेशेंट्स को कई बार बहुत बिलीव होता है कि हम अगर आईवीएफ कराएंगे तो हमें अपना काम काज सारा छोड़ना पड़ेगा, हस्बैंड को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, वाइफ भी आजकल वर्किंग हो गई है तो हमें अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे वहम है लोगों के दिमाग में। तो मेरा हमेशा मकसद रहा है कि वो वहम दूर करने चाहिए कि आईवीएफ पेनफुल प्रोसीजर है, उससे अपना बच्चा होगा, कोई डीएनए की मिक्सिंग तो नहीं हो जाएगी। तो ये सारे वहम है। मेरा हमेशा एक मकसद रहता है कि थ्रू किसी भी चैनल, जैसे हम आपके साथ बात कर रही हूँ मैं, तो मेरा है ये लोगों के मन से वहम हमेशा दूर रहे। एक जो काम कुदरत नहीं कर रही, सिर्फ वो हम चाहते हैं कि पेशेंट को हम एक बेबी दे जो प्रॉब्लम्स है। मैम आईवीएफ में ना एक और चीज़ हमने जो काफ़ी सोसाइटी में सुनी है वो ये है कि जब किसी का आईवीएफ सक्सेसफुल नहीं होता तो वो लोग अपने दिमाग में वहम डाल लेते हैं कि अब हमें फिर से ट्राई नहीं करना है क्योंकि एक बार नहीं हुआ। तो क्या मैम अगर किसी का पहली बार सक्सेस रेट ना रहे तो मैम उनके लिए क्या आप कहेंगे, क्या वो फिर से जा सकते हैं आईवीएफ में? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का एक बार फेल हो गया तो वो बार बार फेल हो ही जाएगा, ऐसा नहीं होता। पर पेशेंट बहुत डिसहार्टन हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहना चाहूँगी कि अगर एक आईवीएफ फेल भी हो गया तो उनको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, उनको एडवांस्ड आईवीएफ ज़रूर करना चाहिए। जैसे मेरे हॉस्पिटल में है, हम पेशेंट का आईवीएफ करते हैं क्योंकि अब तो इतने सारे आईवीएफ सेंटर्स हो गए हैं पेशेंट को। पर
हमेशा डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ एक्सपर्टाइज और कहाँ अच्छा इक्विपमेंट है, क्योंकि एक पेशेंट के लिए फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली बहुत ड्रेनिंग प्रोसीजर होता है, क्योंकि हमेशा जब बेबी नहीं होता तो लेडी हमेशा अपसेट रहती है और फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है, इमोशनल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हमेशा लेडी को ब्लेम किया जाता है, तो वो सारे ताने वगैरह सुनती है तो और स्ट्रेस होता है उसको। जब वो फेल भी हो गया तो उसको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। हमारे सेंटर में हमारे पास एम्ब्रियो फ्रीजिंग की टेक्निक है। मान लो एक पेशेंट के 4 बच्चे बन गए लैब में या 6 एम्ब्रियोज बन गए, तो हम 6 तो डालेंगे नहीं, तो जितने बच जाते हैं उनको हम फ्रीज कर लेते हैं। अगर पेशेंट का एक साइकिल में नहीं भी सक्सेस हुआ तो वो हम सिर्फ ट्रांसफर करेंगे। जो इंजेक्शन का पार्ट है, जो पेनफुल पार्ट है, वो उसको नहीं झेलना पड़ेगा दोबारा, और फाइनेंशियली भी पेशेंट के लिए वो ड्रेनिंग नहीं रहता। ये फैसिलिटी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और पेशेंट को हमेशा देखना चाहिए कि ये अवेलेबल है जहाँ से वो आईवीएफ करा रहे हैं। मैम, आईवीएफ करवाने के बाद क्या एक जो महिला है वो अपना रूटीन काम कर सकती है? कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं? क्योंकि वो भी लोगों के दिमाग में वहम होता है, पता नहीं हम आईवीएफ कराने के बाद कितने दिन बेड पे ही रहेंगे। ये थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? बिल्कुल। जब एक पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है तो पेशेंट बहुत डरते हैं कि हम चलेंगे तो बच्चा बाहर निकल जाएगा, भ्रूण बाहर निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ्स है सारी। ये पेनलेस प्रोसीजर होता है, सिर्फ एक लेडी को 10 से 12 दिन टीके लगते हैं। वो जो टीके हैं वो भी सबक्यूटेनियस लगते हैं, पेनफुल नहीं है। जैसे शुगर का टीका लगता है उसी तरह के टीके हैं। उसके बाद जब ट्रांसफर हो जाता है तो वो अपना रूटीन घर का काम कर सकती है। हाँ, पर ये प्रेशियस प्रेगनेंसी है, क्योंकि बड़े सालों बाद लेडी एक कंसीव होती है, तो डेफिनेटली थोड़े प्रिकॉशंस पेशेंट को लेने पड़ते हैं। और जो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी में हो सकती है वही आईवीएफ से होती है। ये नहीं है कि आईवीएफ बेबी है तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ऐसा नहीं होता। मैम, एक और बात मैं जानना चाहूँगा, अभी भी जो गांव के लोग हैं, हमारा जैसे वीडियो जम्मू के भी रूरल बेल्ट्स में या कश्मीर के रूरल बेल्ट्स में भी देखा जाता है, तो अभी भी उन लोगों के मन में यही मिथ रहता है कि जब कभी बेबी नहीं हो रहा है तो उसमें एक लड़की का ही कसूर है। क्या ऐसा होता है? किसका मतलब, क्या पुरुष का भी उसमें जो है उतना ही रोल रहता है, उनका कसूर भी रहता है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। बांझपन के लिए एक आदमी भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल भी इतनी रिस्पॉन्सिबल है। 40% केसेस मेल्स में, 40% फीमेल्स में, 10% दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, 10 to 15% में। और 15% ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट कहता है मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, पर फिर भी उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। मेल और फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो एक मेल को भी उतने ही टाइम पे अपने जल्दी से जल्दी टेस्ट कराने चाहिए, फीमेल को भी कराने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम। हम ना कुछ और वीडियोस में मैम से जानकारी लेंगे, और मैम से हम आईवीएफ के बारे में और डॉक्टर सुमिता सोफत जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ के बारे में क्या क्या टेक्नोलॉजी है आपको अपनी वीडियोस में बताते रहेंगे। मैम, आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका। और मैं उन परिवारों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा जिनके घर पर बच्चा नहीं हो रहा या संतान के लिए वो लोग दर बदर भटक रहे हैं, वो एक बार लुधियाना में डॉक्टर सुमिता सोफत हॉस्पिटल में ज़रूर आएँ, और उसके बाद यहाँ पर आकर एक बार खुद देखें। जब आप एंटर करेंगे, वो सारे लोग जिन लोगों ने जिनके घरों में बेबीज़ हुए हैं, उन सब ने अपनी तरफ से टेस्टिमोनी दी हुई है, वहाँ पर लिखा हुआ है, धन्यवाद किया हुआ है। ये वही लोग हैं जिनको यहाँ से जो है सक्सेस रेट होती है। तो आप एक बार ज़रूर आइएगा, और कभी अगर आप भांजपन से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज ज़रूर करवाइएगा। धन्यवाद। राम राम।